किसी भी बिजनेस में एक पॉइंट पे एक ऐसा टाइम आता है जब वो सरप्लस कैश जनरेट करता है। तब बिजनेसमैन के मन में सवाल आता है कि वो इस सरप्लस कैश का क्या करें। वो इसे कहीं इन्वेस्ट करें या उसके अकाउंट में रखें या इस चीज़ का वो क्या करें। तो कुछ बिजनेसमैन इस सरप्लस प्रॉफिट को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ बिजनेसमैन गोल्ड खरीद लेते हैं, कुछ एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ अपने ही बिजनेस में वापस री इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो इन सब ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन बेस्ट है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप उन लोगों में आते हैं जिनका बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, उनके बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो रहा है और उनके पास बहुत सारा सरप्लस कैश जमा हो रहा है, तो आपके पास सबसे पहला सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप वो जो सरप्लस कैश है उसको वापस आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करिए। आपके बिजनेस को और भी एक्सपैंड करने में इन्वेस्ट करिए। तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए आप आपके बिजनेस की सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सप्लाई चेन का क्या मतलब होता है? तो किसी भी प्रोडक्ट की स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसको एंड कस्टमर के हाथ तक पहुंचाने में जो सारी प्रोसेस लगती है उसको सप्लाई चेन बोलते हैं। तो आप आपकी सप्लाई चेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे? तो पहले आप देखिए कि आप आपके बिजनेस आपके प्रोडक्ट की सप्लाई चेन में कौन सी स्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप हो सकता है रिटेल स्टोर हो, आप हो सकता है होलसेल में हो, या आप हो सकता है आपकी फैक्ट्री है, आप मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे वर्क कर रहे हैं। तो पहले आप देखिए कि आप किस पोजीशन पे हैं और उसके बाद आप ये डिसीजन लीजिए कि आपको किस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए आपकी सप्लाई चेन में। और इस पूरी प्रोसेस को बिजनेस लैंग्वेज में वर्टिकल इंटीग्रेशन भी बोला जाता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे डेयरी मिल्क का एग्जांपल। डेयरी मिल्क चॉकलेट बनाती है। तो चॉकलेट बनाने के लिए इनको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जैसे दूध, चॉकलेट पाउडर और शुगर और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अब कैडबरी ने डिसाइड करा कि हम दूध और ये सब किसी से परचेज करने की बजाय खुद प्रोड्यूस करेंगे और फिर हम हमारे प्रोडक्ट में इनको यूज़ करेंगे। तो इसको बोलेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि कैडबरी ने अपनी सप्लाई चेन में पीछे एक स्टेप पीछे जाके इन्वेस्ट करा। तो बैकवर्ड प्रोसेस को इन्होंने अपने एक्चुअल बिजनेस में इंटीग्रेट करा। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कोई भी एक फार्मर है, वो सोयाबीन की फार्मिंग करते हैं। अब उन्होंने देखा कि सोयाबीन तेल की बहुत मार्केट में रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने सोयाबीन प्लांट डाल दिया और वो सोयाबीन ऑयल प्रोड्यूस करने लगे। तो इसको बोलेंगे हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि सोयाबीन ऑयल की सप्लाई चेन में उन्होंने एक स्टेप आगे इन्वेस्ट करा। अपनी सप्लाई चेन में इन्वेस्ट करने का ये फ़ायदा है कि आप आपके सप्लाई चेन को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप आपके बिजनेस की पूरी सप्लाई चेन में आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो इसमें आप आपका एक्सपीरियंस, आपके एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ और आप आपके मार्केट कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ सकते हैं। अपने प्रॉफिट को बिजनेस में इन्वेस्ट करने का एक दूसरा बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप आपके बिजनेस की प्रोसेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप आपके बिजनेस को और एफिशिएंट बनाने के तरीके में इन्वेस्ट करके आपके बिजनेस को और ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग बना सकते हो। इसके कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे बिजनेस में एफिशिएंसी अचीव करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप आपकी टीम की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप आपकी टीम की कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करो। अगर आपकी टीम नए कॉन्सेप्ट्स और नई चीज़ें सीखेगी तो आपकी बिजनेस प्रोसेसेस और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी और उसका पूरा फ़ायदा आपको आपके प्रॉफिट में अल्टीमेटली देखने को मिलेगा। इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है कि आपका जो सेल्स डिपार्टमेंट है, आप उनको ट्रेनिंग दिला सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने सेल्स डिपार्टमेंट को बहुत ही बेसिक सी ट्रेनिंग देते हैं कि और ये भी नहीं बताते कि कस्टमर से कैसे बात करना है, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग तरीके से बात करना है और कैसे उनको सेल्स के लिए परसुएड करना है। इसकी ट्रेनिंग या तो आप खुद दे सकते हैं या आप किसी एक्सपर्ट्स को हायर करके आप उनसे आपके सेल्स फोर्स को ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। दूसरा, आप आपके बिजनेस प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाने में भी आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस प्रोसेस को आपको बार बार रीइवैल्यूएट करना चाहिए और देखना चाहिए कौन कौन से ऐसे टास्क हैं या ऐसे स्टेप्स है जो हमारे लिए प्रोडक्टिव साबित नहीं हो रही है, फिर भी हमको इनको करना पड़ रहा है, और कैसे हम इनको एफिशिएंटली चेंज कर सकते हैं और बिजनेस के प्रोसेस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स होती हैं,
जैसे हमने पहले डिस्कस करा कि एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी एक बिजनेस को इम्प्रूव करने का पार्ट है। दूसरा हम देख सकते हैं कि हम आईटी और ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल बहुत ही सिंपल ये हो सकता है कि आप आपकी इन्वेंट्री को अभी फ़िलहाल मैनेज करने के लिए आप मैनुअल रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसकी बजाय कुछ ऐसे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आईटी सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, जिनसे आपको मैनुअली एक एक माल की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बारकोड और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके आप इजीली आपका टाइम और आपके स्टाफ की एनर्जी बचा सकते हैं और आपकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। अब कुछ ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है फॉर डाइवर्सिफिकेशन पर्पस। तो डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप आपकी कैपिटल कभी भी सिर्फ एक टाइप की एसेट या एक टाइप के बिजनेस में ना लगाते हुए आपकी कैपिटल को अलग अलग एसेट्स, अलग अलग बिजनेसेस में डिवाइड करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक बिजनेस की डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर आपने सारा पैसा एक बिजनेस में लगाया और वो ही बिजनेस डूब गया तो आपकी सारी कैपिटल डूबने के चांसेस रहते हैं। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिफाई करने के लिए बहुत सारे बिजनेसमैन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो रियल एस्टेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक अच्छी टाइप की असेट्स मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें रिटर्न्स नॉर्मली अच्छे होते हैं और इसमें डाउनसाइड रिस्क जनरली कम होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आपकी रियल एस्टेट की वैल्यू ड्रास्टिकली गिर गई हो। रियल एस्टेट का बस एक या दो छोटे डाउनसाइड होते हैं कि इसमें पहली बात तो ये कि इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा ज़्यादा लगता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें लीगल रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको बहुत अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि आप जो असेट, जो भी ज़मीन बिल्डिंग खरीद रहे हैं वो आप वेरीफाइड ओनर से ही खरीद रहे हैं या नहीं। तो ये सब आपको आपके लीगल कंसल्टेंट से पहले कंसल्ट करके ही फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। दूसरा, आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेसमैन गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो गोल्ड हमारे इंडियन कल्चर में एक इम्पॉर्टेंस रखता है और ये एक काफ़ी सेफ असेट माना जाता है। जनरली हमको हमारी कैपिटल का कुछ एक हिस्सा हमेशा फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा, एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड। तो एसआईपी और म्यूचुअल फंड एक कंटिन्यूस सेविंग करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप एसआईपी करवाइए तो आपको किसी भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या फिर आप ईटीएफ में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे आपकी एक कंटिन्यूस सेविंग होगी जो आपकी रिटायरमेंट में आपकी हेल्प करेगी। तो एक ऑप्शन है डाइवर्सिफिकेशन में शेयर मार्केट। तो आप आपकी कैपिटल शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ आपकी कैपिटल का एक परसेंटेज आप डिसाइड करिए जिसमें आप थोड़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, 10%, 5% कुछ भी हो सकता है, और वो आप शेयर मार्केट में लगाइए और अच्छी कंपनी, लार्ज कैप कंपनीज़ में लगाइए, ताकि उसमें आपकी जो कैपिटल है वो इंश्योर होती है। फिर रिटर्न्स चाहे थोड़े कम मिले तो चलेगा, लेकिन आपकी कैपिटल का जो अमाउंट है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।